नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आज आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हम चौहान वंश पढ़ रहे थे। इससे पहले चौहान वंश को लेकर के अपने 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने चौहानों की उत्पत्ति, संस्थापक, प्रारंभिक शासक और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान को। इसके बाद हम बात करेंगे चौहान वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज चौहान को लेकर के। पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से चौहान वंश में 3 शासक हुए। यह पृथ्वीराज चौहान जिस नाम से जान जाते हैं वह नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जी हाँ, इसके लिए हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो इनसे पहले 2 पृथ्वीराज चौहान, तो यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 में यह चौहान वंश के शासक बनते हैं और इनके समय चौहानों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है। ठीक है, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार होता है, जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय, उन्होंने कौन कौन से राज्यों को विजय किया, उनकी साम्राज्यवादी नीति, उनका अपने परिवार, ठीक है, यानी कि चौहानों परिवार अपार गंगे नागार्जुन के साथ संघर्ष, महोबा विजय, चौहान चालुक्य संघर्ष, चौहान गढ़वाल संघर्ष और सबसे अंत में जो बात होगी वह होगी एक तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष। 1191 तराइन और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। तो हम चलते हैं आगे इस क्रम में, जिस तरह से हमारा लेक्चर चल रहा है पिछले कुछ 4-5 दिनों से। तो हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। अनहिल पाटन गुजरात की राजधानी हुआ करती थी उस समय। वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1166 में। 1166 में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर जात, जो इनसे पहले चौहानों के शासक थे। इनकी माता का नाम कपूरी देवी था। और जब पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 11 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं तो इनकी माता कपूरी देवी ही संरक्षण का कार्य करती। माता इनकी संरक्षिका बनती, क्योंकि 11 वर्ष का बालक या 11 वर्ष का कैसे सत्ता को संभालेगा, तो इनकी संरक्षक का काम इनकी माता करती है कपूरी देवी। फिर बात करूं मैं, कपूरी देवी ने अपना साम्राज्य चलाने के लिए पृथ्वीराज चौहान का जो प्रधानमंत्री बनाया था उसका नाम था कदम्बवास या कैमास। जी हाँ, कदम्बवास व कैमास। किंतु बाद में जब पृथ्वीराज चौहान के हाथ में सीधे सत्ता आ जाती है तो पृथ्वीराज चौहान अपने प्रधानमंत्री को बदल देते हैं। कदम्बवास या कैमास को नहीं रखते हैं, उसके स्थान पर वह प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पृथ्वीराज चौहान के हाथ में सीधे सत्ता आती है तो उनका प्रधानमंत्री प्रताप सिंह है। इससे पहले जब माता संरक्षिका है तो इनका प्रधानमंत्री कदम्बवास या कैमास है। ठीक है, फिर बात करूं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति की। तो इनका जो सेनापति था उसका नाम था भुवनमल। क्या नाम था? भुवनमल, जो इनकी माता का विश्वास पात्र था। तो जब इनकी माता के पास सत्ता आती है, विद्रोहियों से बचने के लिए वह स्वयं योग्य व्यक्तियों को बड़े पदों पर चुनती है, जैसे कि प्रधानमंत्री हुआ, सेनापति हुआ। बात करूं पृथ्वीराज चौहान के पत्नी की, तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम है संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम है गोविंद राज और पृथ्वीराज चौहान की भाई का नाम था हरराज, जो कपूर देवी का पृथ्वीराज चौहान के भाई का नाम था हरराज। ठीक है, तो पीछे चर्चा कर चुके थे हम पृथ्वीराज चौहान और हरराज। आज हमें चर्चा करनी है सिर्फ पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इसके आगे की बात है, पृथ्वीराज चौहान एक योद्धा होने के साथ साथ, एक साम्राज्यवादी नेता होने के साथ साथ विद्वानों के भी आश्रयदाता थे और इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य नाम है चंद्रबरदाई। जी हाँ, चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमको अधिकांश जानकारी चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलती है। दूसरे विद्वान हैं इनके जनार्दन विश्वरूपम। ठीक है, जनार्दन विश्वरूपम, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, विद्यापति गौड़ आदि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान हैं। इसके बाद 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान वंश के शासक बनते हैं और इनकी माता इनकी संरक्षिका बनती है। 1 वर्ष तक इनकी माता सेनापति कदम्बवास और भुवनमल के द्वारा सत्ता चलाई जाती है
किंतु बाद में 1 वर्ष बाद जब पृथ्वीराज चौहान थोड़े योग्य होते हैं तो सत्ता स्वयं संभालते हैं। ठीक है, 1 वर्ष बाद में सत्ता पृथ्वीराज चौहान के हाथों में आ गई। ठीक है, सीधे सीधे सत्ता पर नियंत्रण किसका? पृथ्वीराज चौहान का। इसके बाद नेक्स्ट बात है पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक समस्याएं जो इनको इनके परिवार से मिली। पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक समस्याएं क्या थी? पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे जिनका नाम था अपार गंगे। ठीक है, अपार गंगे। अपार गंगे ने पृथ्वीराज चौहान को सत्ता का वैधानिक अधिकारी नहीं माना और अपार गंगे ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह। तो 12 से 13 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान ने सैनिकों की सहायता से या सैनिकों की सहायता लेकर के अपार गंगे को पराजित करके मरवा दिया। पृथ्वीराज चौहान की एक समस्या का समाधान हो गया अपार गंगे। किंतु इसी के बाद अपार गंगे की पुत्र जिनका नाम है नागार्जुन, ये पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई रहेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान को, यहाँ पृथ्वीराज चौहान का मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही है, पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देते हुए पृथ्वीराज चौहान के गुड़गांव वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। गुड़गांव वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जो सीधे सीधे पृथ्वीराज चौहान को चुनौती थी। पृथ्वीराज चौहान इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता था, अतः पृथ्वीराज चौहान ने सैनिक अभियान किया, गुड़गांव पर आक्रमण किया और नागार्जुन को पराजित किया। नागार्जुन पराजित होकर के वहां से भाग गया और पृथ्वीराज चौहान ने पुनः गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। किंतु गुड़गांव में जो नागार्जुन के समर्थन की सेना थी उसको पृथ्वीराज चौहान ने कत्लेआम करवा दिया ताकि अन्य कोई अब पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध विद्रोह ना कर सके। इन दो अपार गंगे और नागार्जुन को पराजित करके पृथ्वीराज चौहान ने चौहान वंश की गद्दी पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और वह चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासक बनना चाहते थे। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई और चौहान साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। दिग्विजय की नीति अपनाते हैं और चौहान साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। चौहान साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पृथ्वीराज चौहानों को राजपूतों से ही संघर्ष लेना पड़ेगा और यह राजपूतों से संघर्ष पृथ्वीराज चौहान को बहुत महंगा पड़ता है उस समय, जिस समय मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण होता है और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का युद्ध होता है और इस युद्ध में किसी भी राजपूत शासक के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अपन चलते हैं पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय की नीति को लेकर के और पृथ्वीराज चौहान के सैनिक अभियान। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पृथ्वीराज चौहान के सैनिक अभियान। सबसे पहले बात करूं भंडाणकों का दमन। ठीक है, भंडाणकों का दमन 1182 का समय है। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य बढ़ रहा है। ऐसे में भंडाणक एक जाति थी जो सतलज के क्षेत्र में निवास किया करती थी। सतलज क्षेत्र में निवास करती थी। इस भंडाणक जाति ने धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। मथुरा या उनके सीमावर्ती क्षेत्र पर वो आ गए थे। पृथ्वीराज चौहान इनके इस प्रभाव को सहन नहीं कर सकते थे, अतः पृथ्वीराज चौहान ने सैनिक अभियान करते हैं, भंडाणकों को पराजित करते हैं और इससे पृथ्वीराज चौहान की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भंडाणकों को पराजित करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे वह पुनः कहाँ लौट रहे थे? अजमेर। इसकी कड़ी को हम आगे जोड़ते हैं। नेक्स्ट अभियान रहेगा पृथ्वीराज चौहान का और उस अभियान का नाम रहेगा महोबा विजय। महोबा विजय या तुमुल का युद्ध। ठीक है, अब महोबा विजय या तुमुल का युद्ध क्या है? महोबा में चंदेल वंश का शासन था। चंदेल शासक थे महोबा में और पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो शासक था उसका नाम था परमार्धी देव चंदेल। जी हाँ, नाम याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल शासक कौन थे, तो वो थे परमार्धी देव। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान के सैनिक भंडाणकों को पराजित करके लौट रहे थे तब परमार्धी देव ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को परेशान किया रास्ते में, और रास्ते में परेशान किया जिस वजह से सीधी सीधी चुनौती प्राप्त हुई किसे? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान ने अपना सैनिक अभियान किया, महोबा पर अभियान किया और महोबा की ओर निकल पड़े। परमार्धी देव के सामने इस समय विकट परिस्थिति थी कि वह पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का सामना कैसे करें, क्योंकि उनके दो महत्वपूर्ण सेनापति जिनका नाम था आल्हा और उदल। ठीक है, आल्हा उदल इस समय महोबा में उपस्थित नहीं थे। वह इस समय कन्नौज पे थे क्योंकि उनको निकाल दिया गया था, जो भी कारण है, तो वो इस समय उपस्थित नहीं थे। परमार्धी देव को
परमार्दी देव को पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए आल्हा उदल की आवश्यकता थी। अतः परमार्दी देव ने पृथ्वीराज चौहान को संधि प्रस्ताव के माध्यम से कुछ समय के लिए आक्रमण करने से रोक दिया। ऐसे में आल्हा उदल को इनविटेशन दिया गया, उन्हें महोबा बुलाया गया। आल्हा उदल ने एक बार इनकार किया, किंतु बाद में लगा कि उन्हें अपने राजा की सहायता करनी चाहिए, इसलिए आल्हा उदल लौट आते हैं महोबा। महोबा में आने के बाद में पृथ्वीराज चौहान, आल्हा उदल और परमार्दी देव की सेना के मध्य 1182 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है तुमुल का युद्ध। इस तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा उदल को पराजित कर दिया और दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए और पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जी हाँ, महोबा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य महोबा तक फैल गया, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमा टकराने लग गई गढ़वाल शासक जयचंद्र से। गढ़वाल शासक जयचंद्र से, इसलिए पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष जरूरी हो गया जयचंद्र से। बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल संघर्ष जयचंद्र के संघर्ष को लेकर के, लेकिन उससे पहले हम पृथ्वीराज चौहान का एक संघर्ष और देखते हैं और वो है चौहान चालुक्य संघर्ष। अब चौहान चालुक्य संघर्ष तो हम शुरू से ही चलते आ रहे हैं। जब हमने अर्णोराज पढ़ा था तभी से हमने जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, फिर विग्रहराज चतुर्थ के समय कुमारपाल, तो चौहान चालुक्य संघर्ष प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं। तो जरूरी है कि पृथ्वीराज चौहान के समय भी चौहान चालुक्य संघर्ष होगा। पृथ्वीराज चौहान के समय जो चालुक्य शासक था उसका नाम था भीमदेव। ठीक है, भीमदेव। पृथ्वीराज चौहान के समय जो चालुक्य शासक था उसका नाम था भीमदेव। संघर्ष के कुछ कारण हुए, तो अपन कारणों की चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण तो ये है कि आबू की राजकुमारी इच्छिन कुमारी से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया, जिससे विवाह भीमदेव करना चाहता था। तो यह भी एक संघर्ष का कारण बना। एक संघर्ष का कारण और जो पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई ने बताया है वह संघर्ष का कारण। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे जिनका नाम था सोमेश्वर। तो भीमदेव और सोमेश्वर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें भीमदेव ने सोमेश्वर को पराजित करके उनकी हत्या कर दी और उनके कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की हत्या का बदला लेना तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भीमदेव से युद्ध किया और उन्हें पराजित करके मार दिया। लेकिन इसकी ऐतिहासिकता को आधुनिक इतिहासकार स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भीमदेव की मृत्यु तो 1241 में हुई थी। लेकिन हाँ, चंद्रबरदाई के अनुसार हम इस संघर्ष में इस कारण को जान सकते हैं। वास्तविक संघर्ष का कारण क्या रहा, तो सीधी सी बात है, आधुनिक इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज चौहान अपनी साम्राज्यवादी नीति, दिग्विजय की नीति पर चल रहे थे और चालुक्य शासक भीमदेव भी साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा। दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी है, तो साम्राज्य विस्तार ही इन दोनों के मध्य संघर्ष का शायद सबसे बड़ा कारण रही होगी। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल के मध्य संघर्ष का कारण। तो पृथ्वीराज चौहान जयचंद गढ़वाल के मध्य संघर्ष का पहला कारण तो ये था कि महोबा विजय के बाद में पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज जो जयचंद गढ़वाल का क्षेत्र था, दोनों की सीमाएं आपस में स्पर्श कर गई, दोनों में संघर्ष लाजमी था। और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के नेक्स्ट आक्रमण को देखते हुए परमार्दी देव के साथ गठबंधन कर लिया, जो इन दोनों के मध्य संघर्ष का कारण बना। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये था कि पृथ्वीराज चौहान या चौहान वंश के एक शासक थे जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, और कन्नौज के एक शासक थे जिनका नाम था विजय चंद्र गढ़वाल। दोनों के मध्य भी संघर्ष हुआ था। बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने कन्नौज के शासक विजय चंद्र गढ़वाल को पराजित किया था। तो जब ये दुश्मनी पुरानी थी तो पृथ्वीराज चौहान के समय भी ये दुश्मनी बनी रही, इसलिए दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। अब एक संघर्ष का कारण है संयोगिता। जी हाँ, संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल में संघर्ष। तो रीजन क्या था संघर्ष के कारण का, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रबरदाई ने कहा है कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों के मध्य प्रेम था। जयचंद गढ़वाल को इस प्रेम का पता होते हुए भी उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ में संयोगिता की शादी नहीं करवाई, तथा जयचंद गढ़वाल ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया और अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर का भी आयोजन उस समय करवा दिया। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, किंतु उन्हें पता चला कि उनकी जो प्रेमिका है संयोगिता, उनका विवाह किसी और से किया जा रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना सहित जयचंद गढ़वाल के वहां पहुंचते हैं।
जयचंद गढ़वाल ने इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उनकी एक लोहे की मूर्ति द्वारपाल के रूप में दरवाजे के बाहर लगा दी, जो पृथ्वीराज चौहान का सीधे सीधे अपमान था। संयोगिता स्वयंवर में आती है। ये सारी कथा है पृथ्वीराज रासो के अनुसार, जो जयचंद गढ़वाल ने लिखी है। ठीक है, इसकी ऐतिहासिकता को कुछ इतिहासकारों ने स्वीकार भी किया है और कुछ ने नहीं किया, लेकिन अभी हमको ये ध्यान रख के चलना है कि ये जो कथा लिखी हुई है वह कथा लिखी हुई है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो पुस्तक में जो लिखी थी चंद्र बरदाई ने। तो उस पुस्तक के अनुसार पृथ्वीराज रासो के अनुसार संयोगिता ने सभी को रिजेक्ट करते हुए उस लोहे की मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, उसी में वरमाला पहनाई। इस समय पृथ्वीराज चौहान पहुंचते हैं और पृथ्वीराज चौहान पहुंच कर के संयोगिता से उठाकर उनके साथ में विवाह कर लेते हैं। दोनों के मध्य विवाह हो गया, जो दोनों के मध्य संघर्ष का, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल के मध्य संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के मध्य इस तरह के विवाह का खंडन किया है कि दोनों के मध्य इस तरह का विवाह नहीं हुआ था, जिसमें ओझा, ठीक है, ओझा और त्रिपाठी है, और जिन्होंने इस विवाह को माना है उसके अंदर डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा संयोगिता की ऐतिहासिकता और संयोगिता के स्वयंवर पृथ्वीराज चौहान की इस फिल्मी स्टाइल में जाने को स्वीकार करते हैं, और कुछ इतिहासकार हैं ओझा और त्रिपाठी, उन दोनों ने इस घटना को उन्होंने सही नहीं माना, या पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के विवाह को, संयोगिता की ऐतिहासिकता को सही नहीं मानते हैं। ठीक है, इसके आगे की क्लास हमारी नेक्स्ट कंटिन्यू है नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो हम जारी रखते हैं अगली क्लास। धन्यवाद। पृथ्वीराज चौहान की इस कड़ी में हम चलते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान 1177 से लेकर के 1192 के मध्य शासक रहते हैं। इनका जन्म 1166 में अनहिल पाटन गुजरात में होता है। पिता का नाम सोमेश्वर है, माता का नाम कपूर देवी है, जो पृथ्वीराज चौहान की आगे जाके संरक्षिका बनेगी। पत्नी संयोगिता जो कन्नौज शासक जयचंद की पुत्री है। इनके प्रधानमंत्री कदम्बवास हैं। कौन है? कदम्बवास, जिनका दूसरा नाम है केमास। किंतु जब पृथ्वीराज चौहान के सीधे सीधे हाथों में सत्ता आती है तो पृथ्वीराज चौहान ने प्रताप सिंह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इनकी सेनापति का नाम है भुवनमल और इनके पुत्र का नाम है, जिनका नाम है गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 2 उपाधियां ली गई, जिनका नाम है राय पिथोरा और दलपुंगल। यह राय पिथोरा का अर्थ है तेजी से युद्धों को जीतने के कारण। जी हाँ, तेजी से युद्धों को जीतने के कारण उन्हें राय पिथोरा, और विश्व विजेता होने के कारण दलपुंगल। मैं लिख देता हूँ, राय पिथोरा क्यों कहा गया? तेजी से युद्धों को जीतने के कारण और विश्व विजेता होने के कारण दलपुंगल कहलाए। दरबारी विद्वान है जिनका नाम है चंद्र बरदाई, जिनके बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। जयानक है, पृथ्वी भट्ट है, जनार्दन है, वागीश्वर है, विद्यापति गौड़ है और विश्वरूपम है। जी हाँ, ये इनके दरबारी विद्वान हैं। 1177 में पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का शासक बनता है तथा इनकी माता कपूर देवी संरक्षिका बनती है। 1 वर्ष बाद सत्ता पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने हाथों में ले ली जब वह सक्षम हो गए। पृथ्वीराज चौहान की समस्या, जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान की समस्या। तो जब सत्ता उनके हाथ में आती है तो उनकी क्या समस्या रहती है? तो पहली समस्या, इनके चाचा अपार गंगे ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक मानने से इनकार कर दिया और उनके विरुद्ध सैनिक विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने सैनिक सहायता लेकर के अपार गंगे को पराजित कर दिया। अपार गंगे के पुत्र नागार्जुन ने पृथ्वी को चुनौती दी और गुड़गांव पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने कूटनीति से अपार गंगे के पुत्र नागार्जुन को पराजित किया और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इस समय इनके विरुद्ध, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो भी सैनिक थे, उन सभी सैनिकों को पृथ्वीराज चौहान ने मृत्यु दे दी, यानी मौत की घाट उतार दिया, ताकि और कोई उनके विरुद्ध विद्रोह ना कर सके। सैनिक अभियान, पहला सैनिक अभियान इनका भंडाणकों का दमन। सतलज के क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति थी। धीरे धीरे अपना क्षेत्र प्रभाव पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र की सीमा में बढ़ा रही थी, जो पृथ्वीराज चौहान स्वीकार नहीं कर पाए, और 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने सैनिक अभियान करके भंडाणकों का दमन कर दिया। भंडाणकों ने पृथ्वीराज के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और पृथ्वीराज के लिए चुनौती थी।
इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने भंडारकों का दमन किया। महोबा विजय। इस समय महोबा में चंदेल शासक परमार्दी देव का शासन था। परमार्दी देव के 2 सेनापति थे जिनका नाम था आल्हा उदल। इन सेनापतियों से परमार्दी देव का मतभेद हो गया, अतः परमार्दी देव ने आल्हा उदल को राज्य से निष्कासित कर दिया। आल्हा उदल कन्नौज चले गए। जब पृथ्वीराज चौहान की सेना भंडारकों को विजय करके लौट रही थी या भंडारकों का दमन करके लौट रही थी, तो इनकी सेना महोबा सीमा से गुजरी, अतः परमार्दी देव के सैनिकों ने उन्हें परेशान किया, जो सीधे सीधे पृथ्वीराज चौहान को चुनौती थी। अतः पृथ्वीराज चौहान ने महोबा विजय की नीति अपनाई, महोबा विजय के लिए आगे बढ़ा। इस समय परमार्दी देव के सेनापति आल्हा उदल राज्य में नहीं थे, अतः परमार्दी देव ने पृथ्वीराज चौहान को संधि प्रस्ताव देकर के युद्ध की स्थिति को टालना चाहा, किंतु जब परमार्दी देव ने आल्हा उदल को बुलाया, आल्हा उदल लौटते हैं और पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल में युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध 1182। ठीक है, इस युद्ध में आल्हा उदल पराजित हुए और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो पृथ्वीराज चौहान तुमुल के युद्ध में आल्हा उदल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। नेक्स्ट है चौहान चालुक्य संघर्ष 1184। तो इन संघर्ष के मध्य कारण ये पहले से चला आ रहा था चौहान चालुक्य संघर्ष, पृथ्वीराज चौहान के समय भी ये चौहान चालुक्य संघर्ष रहता है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार भीम चालुक्य ने सोमेश्वर चौहान को पराजित किया और उनकी हत्या की। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भीम चालुक्य को पराजित किया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोनों का साम्राज्यवादी होना, ठीक है, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि दोनों का ही क्या होना था, साम्राज्यवादी, इसलिए दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। एक कारण ये है पृथ्वीराज रासो के अनुसार कि आबू की राजकुमारी इच्छन कुमारी का विवाह जो पृथ्वीराज चौहान से हुआ और इससे विवाह करना चाहते थे भीमदेव, तो यह भी दोनों के मध्य संघर्ष का कारण हुआ। इसके बाद बात करूं मैं पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल के मध्य संघर्ष का कारण। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल दोनों का ही साम्राज्यवादी होना था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और जयचंद गढ़वाल भी। तो दोनों के मध्य साम्राज्यवादी होना या दोनों का महत्वाकांक्षी होना दोनों के मध्य संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक है, फिर एक कारण चौहान वंश के एक शासक हुए जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। वे कन्नौज के शासक विजय चंद्र गढ़वाल, दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसमें बीसल देव ने विजय चंद्र गढ़वाल को पराजित कर दिया था। तो इसलिए भी दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। दिल्ली को लेकर पृथ्वी व जयचंद गढ़वाल के मध्य पहले से ही संघर्ष चला आ रहा था, तो यह भी एक संघर्ष का कारण। एक संघर्ष का कारण है संयोगिता। जी हाँ, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों के मध्य प्रेम संबंध था। इस प्रेम संबंध की जानकारी जब जयचंद गढ़वाल को लगी तो उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। किसका? राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया और अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा। ठीक है, जिसकी बात मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इस पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के विवाह की ऐतिहासिकता को गोपीनाथ शर्मा, जी हाँ आप नाम नोट कर सकते हो, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने स्वीकार किया, किंतु ओझा और त्रिपाठी इसे अस्वीकार करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक विजय, पृथ्वीराज चौहान का परिचय और पृथ्वीराज चौहान के सैनिक अभियान। इसके बाद जो हमारी कल की क्लास होगी वो सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी पृथ्वीराज चौहान को लेकर के, क्योंकि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान और गौरी एक तुर्क आक्रमणकारी था, कैसे वो भारत में आया और किस तरह से उसका पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष हुआ। दोनों के मध्य 2 युद्ध हुए जिनका नाम था तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान की हार के क्या कारण हुए और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ हुई। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ हुई, जिसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है और इन्हीं मतभेदों से हमारे एग्जाम में लगभग प्रश्न है। करण से भी हम जोड़ करके देखेंगे पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य के संघर्ष को और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के संघर्ष। तो थोड़ा सा हम करण से जोड़ के देखेंगे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान इतिहास का विस्तार से अध्ययन करने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।